नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। और कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मशहूर शेर है दुष्यंत साहब का, और आज ऐसा ही कुछ ममता बनर्जी ने करके दिखा दिया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, और जैसा पहले से सबकी नजरें पश्चिम बंगाल के चुनावों पर थी कि वहां पर कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो जनता का फैसला भी उतना ही चौंकाने वाला अब सामने आ गया है। किसी सर्वे ने, किसी सियासी पंडित ने यह नहीं कहा था कि ममता बनर्जी इस बार पिछली विधानसभा से भी ज्यादा सीटें जीत सकती हैं, लेकिन जीत की हैट्रिक दीदी बेहद शानदार तरीके से लगाती हुई दिख रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के साए में यह विधानसभा चुनाव ममता के लिए कांटों भरा सफर था, लेकिन अब उनके रास्ते में कामयाबी की फूल पत्तियां बिछी हुई हैं। तो तीसरी बार राज्य की बागडोर संभालने जा रही ममता के तेवर, उनकी सियासी चाल और जनता से उनका सीधा संपर्क, उनकी सादगी भरी छवि, इन सब ने मिलकर कहा 2 मई दीदी छा गई। 2 मई दीदी छा गई। जिस 2 मई को कहा जा रहा था कि दीदी गई, उस 2 मई को दीदी छा चुकी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी आज की हेडलाइन जिसको कह सकते हैं, वो यही खबर है कि 2 मई दीदी छा गई। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं नंदीग्राम में ममता बनर्जी का चुनाव अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन 2 मई दीदी छा गई, ये आप देख सकते हैं, जो कि रॉयटर्स बिल्डिंग पर पोस्टर छप गया है। 2 मई दीदी गई नहीं, 2 मई दीदी छा गई। बंगाल में दीदी छोड़ के कोई बात नहीं होता है। 2 मई दीदी जीत गई। पहले दीदी अड़ी थी, अकेले अपने दम पर लड़ी थी। बोलता है हमारी चौकीदार है, वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। एक पैर पर खड़ी थी, अब आत्मविश्वास से लबरेज जीत पर तन गई। सोनू थैंक यू, थैंक यू। क्या खूब याद रहेगी ये 2 मई, दीदी जीत गई। बांग्लार मानुष, बांग्लार जय, बांग्लार जय। ये जीत की हैट्रिक कोई मामूली हैट्रिक नहीं है। इसमें माँ माटी मानुष की ममता घुली है, जिसने अपनी बेटी पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়। বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। इसमें एक दीदी का वो संघर्ष तब कर निकला है जिसने हवाई चप्पल में बंगाल को नाप दिया, और हवाई जहाज वाले नेताओं के हवाई अरमानों को भी। इसमें बंगाल की वो सियासी सूझबूझ समाई है जिसमें उसने एक ऐसी महिला की बातों पर दाम लगाया जो उनकी जैसी है, उनके जैसा दिखना, वैसा ही बोलना बतियाना, वैसा ही रहना सहना, वैसे ही तेवर, वैसा ही ताप। अब उस ताप के आगे मोम वाले दावे कहाँ टिकते, पिघलना था सो पिघल गए। বাংলার এই জয় সারা ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি, এবং বাংলার এই জয় ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি। এত অডসের বিরুদ্ধে লড়াই করে পুরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, টোটাল এজেন্সি, ইলেকশন কমিশন আমাদের সাথে খুব রূঢ় ব্যবহার করেছেন। चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहे थे, लेकिन नजर थी तो बंगाल पर। बंगाल ऐसे भी हिंदुस्तान की नजरों में अपनी अहमियत टांग कर चलता है। सबको लग रहा था कि दीदी का क्या होगा, 10 साल का उनका राज कायम रहेगा या अब की बार दीदी का बाय बाय हो जाएगा। 2 मई दीदी খেলা হবে, खेला होवे, খেলা হবে, জেতা হবে, खेला होवे, खेला होवे, খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। खेला खत्म। जो हमसे टकराता है और चूर चूर हो जाता है।
वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं। Bengal saved the country. I am proud to say that Bengal saved the country and we are proud of it. And regarding oath taking ceremony, we will do a very small way because COVID is in process, and I appeal to all of my workers not to go for any victory rally or anything right now. ममता ने चुनावी खेल का बिगुल बजाया, फिर सभी खेलने लगे। कईयों के पैरों का विस्तार कोलकाता से दिल्ली तक, बल्कि कहिए कि दिल्ली से कोलकाता तक था, लेकिन सारे पैर वाले भागते रह गए और एक पैर वाली ममता ने जो वोटों की गेंद उछाली वो बिल्कुल सही गोल पोस्ट को दागते हुए जीत की मंजिल पर जा पहुंची। कोलकाता की सड़कों पर आज एक अकेली महिला का विश्वास खिलखिला रहा है। कहां तो तमाम चुनावी दिग्गजों ने, व्याख्याकारों ने ममता की जीत को हार जीत की चौखट पर समेट दिया था, और कहां ममता ने उस जीत को अपनी पिछली जीत के बराबर वाली खूंटी पर शानदार मेडल की तरह टांग दिया। मानो कह रही हूं कि बंगाल के लोगों के दिलों का दादा तो दीदी ही है। मुश्किलें दिल के इरादों का इम्तिहान लेती हैं। ये चुनाव ममता के लिए किसी भी दूसरे चुनाव की तुलना में ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के सामना का डर था। ये चुनाव मुश्किल था क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ममता की पार्टी की गर्दन पर सवार हो चुकी थी और इस बार टीएमसी की लुटिया डुबो देने वाले आत्मविश्वास से भरी हुई थी। जिस प्रकार से ममता दीदी ने यहां शासन चलाया है और बंगाल को नीचे 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 ले गए हैं, इस बार ये परिवर्तन यात्रा तय करनी है। ये बार बांग्ला, ये बार 200 पार, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ये चुनाव मुश्किल था क्योंकि वोटों के ध्रुवीकरण का अंदेशा ममता के सामने था, और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होता तो ममता कहां टिक पाती। जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। ये चुनाव ममता के लिए मुश्किल था क्योंकि जिस मुस्लिम वोट को ममता की मुट्ठी में माना जाता था, उसके दो दावेदार ताल ठोक रहे थे। फुरफुरा शरीफ वाले सिद्दीकी भी, हैदराबाद वाले ओवैसी भी। হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির গাই এসছে এবং ওইটা টাকা নিয়েছে বিজেপির থেকে, এবং সেটা ফুরফুরা শরীফের কেউ নয়, ওদের একটা বাচাল ছেলে আছে, সেই ছেলেটাকে নিয়ে টাকা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার চেষ্টা করছে। ये चुनाव मुश्किल था क्योंकि ममता की छवि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि से टकरा रही थी। जितने भी विकास के काम हुए इसमें ममता जी ने हमेशा रोड़ा अटकाया है। बार बार कहा कि बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है। सच्चाई ये थी कि बंगाल के साथ मोदी जी ने न्याय किया है, अन्याय किया है तो ममता जी ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन दीदी का हौसला और जुझारू तेवर ऐसा है कि एक पैर पर ऐसी घूमी कि पूरे बंगाल का चुनावी समा घूम गया। ममता की इस प्रचंड जीत वाली आंधी में कितनों का ख्वाब गुम गया। बस बचा है तो एक संबोधन, दीदी दीदी। ममता की यह जीत सिर्फ पश्चिम बंगाल की चौहद्दी में समाने वाली नहीं है। बंगाल की मिट्टी से रगड़ खाकर निकली इस जीत की धूल को माथे पर लगाकर विपक्ष समूचे देश में अपने लिए संभावनाएं तलाश सकता है।
आखिर ममता ने तूफान से इस जीत की कश्ती को निकाल कर जो लाया है। तो 2 मई दीदी छा गई। 2 मई को जो नारा दिया गया कि दीदी के लिए आज का दिन खराब होगा, दीदी चली जाएगी, लेकिन चली जाए वो तो उल्टा आ गई और पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर आ गई। कश्ती तूफान से निकल आई है। ममता ने बंगाल का किला जीत लिया है, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जो उनके जब तक वो सालती रहेगी। छत्रपति शिवाजी की जिंदगी से जुड़ा एक इतिहास का किस्सा है। उनके सबसे करीबी सहयोगी और योद्धा थे तानाजी मालुसुरे, और उन्होंने 70 साल की उम्र में कोंकण के किले को जीता था। उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे। जब तानाजी की मौत की खबर आई तब वीर शिवाजी को मिली थी, तो उनके मुंह से एक नारा निकला था, गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी गढ़ तो आ गया लेकिन सिंह चला गया। ममता ने बंगाल में बेहद शानदार जीत हासिल की। बस नंदीग्राम में थोड़ा सा वो उनका चुनाव फंसा हुआ है। ऑफिशियल घोषणा जो हुई उसके मुताबिक वो चुनाव हार गई हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने वहां पर दोबारा रिकाउंटिंग की बात की है। व्यक्तिगत हार से ज्यादा अहम पार्टी की जीत का है। जो 5 अहम फैक्टर थे उसकी बिना पर टीएमसी की ये बड़ी जीत इस बार हो पाई है। जीत ममता की हुई, लेकिन खुश समूचा विपक्ष है। जीत बंगाल में हुई, लेकिन देश की राजनीति में एक नई राजनीतिक हवा बहने लगी। तो सवाल है कि इतनी शानदार जीत ममता को मिली कैसे? आखिर ममता की इस जीत के पीछे क्या है? ममता की इस शानदार जीत के पीछे एम फैक्टर है। एक नहीं, कई एम फैक्टर काम कर रहे हैं। मथुआ समुदाय का पश्चिम बंगाल के वोट की राजनीति में अहम प्रभाव है, क्योंकि इनकी आबादी करीब 2 करोड़ है। इसीलिए उस समुदाय के वोट पर टीएमसी की भी नजर थी और बीजेपी की भी। दोनों के अपने अपने कारण थे। जहां पिछले विधानसभा चुनाव में ममता के लिए मथुआ वोट पड़े थे, वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को। इसीलिए मथुआ वोट को रिझाने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने पूरी कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सिर्फ बंगाल में ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश से भी मथुआ समुदाय के लोगों का दिल जीतने का प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटिंग के दिन ही बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, जहां इन्होंने मथुआ समुदाय के संस्थापक के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की थी। लेकिन लगता है कि वोट में दीदी ने बाजी मार ली। पश्चिम बंगाल में एक आम चुनावी मान्यता है कि मुस्लिम वोट तो ममता बनर्जी को ही मिलेगा। बंगाल में मुस्लिम वोट करीब 27% है। इसी आधार पर बीजेपी अक्सर ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही। कभी ममता के साथी रहे शुभेंदु अधिकारी जब बागी हुए तो ममता पर बेहद असभ्य शब्दों में मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। मिनी पाकिस्तान शुभेंदु तो छोटे नेता हैं। ममता के मुस्लिम रुझान पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने भी जमकर राजनीति खेली। जब ममता ने मुसलमानों से एकजुट होकर वोट देने की अपील की तो चुनाव आयोग ने 24 घंटे के लिए उनके प्रचार पर रोक लगा दी थी। लेकिन बीजेपी का हमला तब भी उन पर जारी था। जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। ममता के लिए एक मुसीबत वोटों के ध्रुवीकरण की थी, तो दूसरा सिरदर्द मुस्लिम वोटों में विभाजन के डर का। ऐसा इसलिए कि इस बार जहां बंगाल में काफी असर रखने वाले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा भी मैदान में आ धमके, वहीं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि मुस्लिम फैक्टर ममता के पक्ष में गया। ओवैसी बिहार जैसा कमाल नहीं दिखा पाए। হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির গাই এসছে এবং ওইটা টাকা নিয়েছে বিজেপির থেকে। पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान बूथ पर महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई।
बीजेपी को भी लगता था कि महिलाओं का वोट उनको मिल सकता है, क्योंकि 6 महीने पहले ही बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को महिला वोटों का फायदा मिला था। लेकिन चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि ममता की जीत की हैट्रिक में महिला वोटों की अहम भागीदारी रही। मेकेई बांग्ला का शब्द है जिसका मतलब होता है बेटी। इस चुनाव में टीएमसी ने अपनी नेता ममता बनर्जी के लिए एक नारा उछाला था जिसमें कहा गया था कि बांग्ला निजेर मेकेई चाय, यानी बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। बंगाल वैसे भी मात्र पूजा की भूमि है। माँ और बेटी के लिए वहाँ बेहद भावुकता भरा नाता होता है। ममता बनर्जी ने रिश्तों की उसी भावुकता को भुना लिया। आज नतीजा यह है कि बंगाल में फिर से उसकी बेटी का ही राज होगा। মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। ममता खुद ही इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर थी। ये पूरा चुनाव ही उनके नाम पर लड़ा गया। तृणमूल कांग्रेस ने उनको देवी बनाकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी ने उनको हिंदू और विकास विरोधी करार दे दिया। दीदी बोले फैला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। अब नतीजे सामने से बोल रहे हैं तो इससे यही लगता है कि बंगाल के लोगों ने मन बना लिया था कि जो उनकी दीदी बोलेगी बस वो ही होवे। आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा गया उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े दावे थे, वादे थे, उस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ लाइव बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे, पश्चिम बंगाल चुनाव के सबसे बड़े रणनीतिकार कैलाश विजयवर्गीय जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और जैसा कि कैलाश जी ने सुबह हमसे वादा किया था कि वो शाम को फिर आएंगे और अपने वादे से वो मुकरे नहीं है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश भाई, आपने अपनी बात मानी, आप दोबारा इस पर कार्यक्रम में लौटे। आपका ये दावा आधा सच निकला, आप आ तो गए पर ये आधा सच ही है, क्योंकि 200 तक नहीं पहुंचे हैं आप, ना तो 150 तक पहुंचे हैं, 100 भी नहीं पहुंचे हैं, 75 के आसपास गाड़ी रुक रही है। क्यों कैलाश जी, कहाँ चूक गए आप? अब बताइए। देखिए बहुत सारी जो अभी प्राथमिक उसमें तो जो 2-3 बातें सामने आई है। एक तो आपको याद होगा ममता जी ने सारी विपक्ष दलों को एक पत्र लिखा था और पत्र में आह्वान किया था कि हमारी मदद करो। उसके बाद राहुल जी ने चुनाव प्रचार में नहीं आऊँगा ऐसा कह दिया। वो एक्चुअल में कोविड को लेकर चुनाव प्रचार में आने का नहीं था, उनका सरेंडर था। वो सरेंडर हो गई, सीपीएम सरेंडर हो गई, 7-8% वोट सीधा एकदम ट्रांसफ़र हो गया। तो ये भी एक कारण रहा। फिर ममता जी का एकदम बीच चुनाव में कहना कि अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम एक हो जाओ, और उसके बाद एक ऐसे वीडियो चले अंदर कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो मुसलमानों का बंगाल में रहना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे वीडियो अंदर ही अंदर चले। तो ये सब चीज़ें रही। थोड़ा सा इमोशनल चुनाव भी किया गया। वो चेयर पर बैठी और चेयर पर बैठकर आज देखिए परिणाम आ गए तो खड़ी भी हो गई। पूरे चुनाव में चेयर पर बैठी थी। तो कुल मिलाकर एक इमोशनली चुनाव उन्होंने लड़ा और हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कमी रही। हम सिर्फ विकास के मुद्दे की बात करते रहे, हम सोनार बंगला की बात करते रहे, पर इमोशनली जब इमोशनल करंट चलता है तो फिर वो दिखाई नहीं देता। हमने पिछले कई चुनाव में देखा। श्रीमती इंदिरा गांधी। कैलाश जी, आपने कहा कि आपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, पर जनता तो ये कह रही थी आपने पोलराइज किया, आप जय श्री राम बोलते रहे। आप और आपकी पार्टी ने इस चुनावों को लव जिहाद का रंग देने की कोशिश की अपने कैंपेन में, हिंदू वर्सेस मुसलमान करने की कोशिश की। इसीलिए पूरा का पूरा एम फैक्टर मुस्लिम वोट जो है वो साथ चला गया दीदी के। सीपीएम के पास भी नहीं गया, कांग्रेस के पास भी नहीं गया, आईएसएफ के पास भी नहीं गया, वो ममता दीदी के पास खड़ा हो गया। मेरा सवाल ये है कि क्या आपकी रणनीति विकास को छोड़कर पोलराइजेशन पे आना, ध्रुवीकरण पे आना, वो उल्टी पड़ गई? नहीं, पोलराइजेशन पे तो हम गए ही नहीं। ये तो पोलराइजेशन तो हमने पोलराइजेशन की बात भी नहीं की, हमने डेवलपमेंट की बात की। पोलराइजेशन होता तो चुनाव के परिणाम कुछ और होते। पोलराइजेशन हुआ नहीं। आप पूरे वोट को देख लीजिए। पोलराइजेशन बल्कि पोलराइजेशन अल्पसंख्यक समाज में हुआ, हिंदू समाज पोलराइज नहीं हुआ, और इसलिए पोलराइजेशन की हमने कोशिश भी नहीं की और पोलराइजेशन हुआ भी नहीं वहाँ पर।
कैलाश भाई, आखिरी 4 फेज का अगर चुनाव देखें, आखिरी 4 चरणों का, जब कोविड की दूसरी वेव आ गई थी, जब ये सवाल खड़ा होने लगा था कि इतनी बड़ी बड़ी रैलियां क्यों हो रही हैं, 117 सीटें थी। उन 117 सीटों में आखिरी 4 फेज में 90 से ज़्यादा सीटें टीएमसी जीत रही है। आपको लगता नहीं है ममता बनर्जी का कैंपेन करना कि कोविड में एक साथ चुनाव करा लो, बाकी बचे हुए आखिरी 3 फेज का, उनका ये कहना कि बीजेपी कोविड को लेकर आई है, ये सब चीजें भी आपके खिलाफ गई, कोरोना ने आपको हरा दिया? अब देखिए, अभी इसके ऊपर हम मंथन जरूर करेंगे। ये बात सही है कि कलकत्ता की हम जो प्रेसिडेंशियल सीट बोलते हैं उसमें हमारा जो प्रदर्शन है बहुत ही खराब रहा। उसके कई कारण हो सकते हैं कि कोविड में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हमने वहाँ रखे थे, वो नहीं आए, अमित भाई के कार्यक्रम रखे थे वो नहीं आए, नड्डा जी के कार्यक्रम रखे थे वो नहीं आए, और किसी के कार्यक्रम नहीं रख पाए हम। तो वो प्रचार की दृष्टि से वो पूरा बेल्ट छूट गया था। और इसी बीच में कोविड आ गया, तो जब जहाँ सभा करानी थी सबकी, हमने योगी जी की सभा भी नहीं कराई, वहाँ किसी की सभा नहीं कराई 100 सीटों के अंदर। तो एक जो कैंपेन होना था वो उस प्रकार का हो नहीं पाया वहाँ पर, और कोविड के कारण नहीं हो पाया। इसलिए कह सकते हैं कि हम वहाँ कोविड के कारण भी हमको थोड़ी सीट पराजय मिली, पर उसके दुष्प्रचार के कारण नहीं मिली। दूसरा एक ये भी हमने देखा है, अर्बन एरिया के अंदर आपने देखा होगा पोलिंग कम हुआ, तो हमारे कई कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम तो वोट डाल के आए पर हमारे पेरेंट्स नहीं आए, कोविड के कारण बाहर नहीं निकले वो। तो हमारे ही मतदाता, हमने देखे कि हमारे जो बेल्ट थे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वहाँ पोलिंग परसेंट 35 से 40% है, तो वो भी हमारा नुकसान हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी बातें तो हैं। आपकी इलेक्टोरल मशीनरी, आरएसएस का संगठन, आरएसएस के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, ये सब लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाए घरों से बाहर निकलने के लिए, आप मान रहे हैं? नहीं, आरएसएस की कार्यकर्ता ने मुझे बताया कि मैं तो वोट डालने आ गया, पर मेरे मम्मी पापा भी नहीं आए और दादा दादी भी नहीं आए, बोले वो कोविड में बाहर नहीं निकलते। तो जब ऐसा है कि जब आदमी खुद की अपनी सुरक्षा की बात आती है तो फिर कई बार ऐसे परिणाम आ जाते हैं। इसलिए हम इस हार को स्वीकार कर रहे हैं। मैं तो अटल जी की 4 लाइन सुबह से याद कर रहा हूँ कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही और वो भी सही हमें मिला है। हम 3 पे थे पिछली विधानसभा में, आज 70+ पर आए हैं, अधिकृत विपक्ष के रूप में आए हैं। आज 2 पार्टी रह गई, बाकी पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। मतलब हमारा एक स्थान पश्चिम बंगाल के अंदर हो गया कि हम एक अधिकृत पार्टी जो विपक्ष में अधिकृत रूप से बैठेगी, वहाँ न कांग्रेस है न वामपंथ है, सब साफ हो गए। तो एक स्पेस हमने प्राप्त किया है, और 3 से 74+ और जनता ने हमें अधिकृत विपक्षी पार्टी बनाकर भेजा है। तो हम जनता के मेरिट को स्वीकार करते हैं, और हम कैलाश जी जिस तरीके से तमाम जहाँ भी पोस्टर का प्रेडिक्शन गलत निकला, कैलाश जी, किसी ने भी नहीं कहा था कि ममता बनर्जी 211 के ऊपर निकल जाएंगी। जो जिता भी रहे थे वो ममता बनर्जी को 160, 70, 80 तक सीटें दे रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पंडितों का प्रेडिक्शन गलत निकला, वैसे बीजेपी का भी गलत निकला? आपको लगा एंटी इनकम्बेंसी है, आपको लगा कि भाई भतीजावाद है, वहाँ पर आप इनकैश कर सकते हैं, जबकि ममता तो पॉपुलर हो गई थी, 19 के मुकाबले जबरदस्त गेन किया उन्होंने 21 में। अनुमान तो बहुत सारे लग रहे हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि हमने जो चुनाव प्रचार किया वो सिर्फ बंगाल के डेवलपमेंट और सोनार बंगला को लेकर किया था। और ये बात सही है, सरकार के खिलाफ तो बोलना ही पड़ता है कि हिंसा की राजनीति हो रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को हमने खोया है, वो सब हमने बात बोली है। आज भी हिंसा वापस चालू हो गई है। मैंने रिक्वेस्ट किया अपने ट्वीट के माध्यम से, ममता जी को बधाई भी दी, और मैंने कहा कि जो हमारे 8-10 कार्यालयों में आग लगा दी, कई कार्यकर्ताओं 100-150 कार्यकर्ताओं के घर फोड़ दिए, 2-4 की दुकान लूट ली, ये सब अभी चालू हो गया। तो जो खेला है जिसे कहती है दीदी, वो सब चालू हो गया अभी, जैसे अभी चुनाव परिणाम आए वैसे ही। तो मैंने आग्रह भी किया कि कम से कम जीत का जश्न मनाएं आप, पर ऐसा अनुशासनहीनता नहीं करें, अराजकता नहीं फैलाएं, ये रिक्वेस्ट किया। तो एक संस्कार यहाँ पर जो राजनीति के हैं बंगाल के अंदर, जो सीपीएम के समय से चले आ रहे हैं 4 दशक से, वो बहुत ही खतरनाक है। और हम चाहते थे कि हिंसा की राजनीति समाप्त हो, हम चाहते थे कि आतंक की राजनीति समाप्त हो, और दुर्भाग्य से आतंक की राजनीति और हिंसा की राजनीति है। कैलाश जी, क्या आपको इस बात का भी डर है क्या, क्योंकि आज आप हिंसा की बात कर रहे हैं, बीजेपी के दफ्तरों पर हमला हुआ है,
क्या इस बात की भी आशंका है कैलाश विजयवर्गीय के मन में, या आपकी पार्टी के वो नेता जो टीएमसी से हाल ही में आए हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे, राजीव बनर्जी जैसे, इनके ऊपर भी अब शिकंजा कसेगा टीएमसी का? इस बात का भी डर है, आशंका है? देखिए, ये तो ममता जी ने सरेआम कहा कि मैं देख लूंगी चुनाव के बाद, आप सबको देख लूंगी, और उनकी विंडेक्टिव पॉलिटिक्स करने की आदत तो है। पर जो भी होगा, मैंने कहा ना कि किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। तो हमने तो बम गोली की आवाज़ें खूब सुनी है, खूब पत्थर खाए हैं, हमारी गाड़ियाँ बहुत फूटी है यहाँ पर। तो ये सब सुनने के बंगाल में राजनीति करते तो आदी हो गए। कैलाश जी, आखिरी दो सवाल जो और इम्पोर्टेंट है। आप अपना गृह प्रदेश, गृह नगर छोड़कर, इंदौर मध्य प्रदेश छोड़कर बीते 4-5 सालों से लगातार वहाँ काम कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से पश्चिम बंगाल में। आज आपकी परीक्षा का नतीजा आ गया है, अभी आप यहीं रुकेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, या वापस अपने प्रदेश लौटना चाहेंगे, राष्ट्रीय राजनीति में कुछ और काम करना चाहेंगे? आप कैसे अपना भविष्य देख रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री तो हुई मैं, तो दिल्ली मेरा हेडक्वार्टर है और मुझे बहुत सारे काम दिल्ली में मिले हुए हैं, तो यहाँ पर भी काम करूँगा और जैसा हमारे नेतृत्व निर्देश देगा वैसा काम करूँगा। अभी एकदम मैं अपने बारे में कोई निर्णय तो करता नहीं, पार्टी में तो हमारे ऐसा होता नहीं कि कोई व्यक्ति अपने बारे में निर्णय करे। पर आप एक निर्णय तो कर ही सकते हैं कैलाश भाई, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ सालों साल से, आप इस हार की जिम्मेदारी तो तय कर सकते हैं, या तो अपने लिए या दिलीप घोष के लिए या किसी भी के लिए। हार का जिम्मेदार कौन है और क्या वो इस्तीफा नहीं देना चाहिए उस व्यक्ति को? साधारणतः हमारे कलेक्टिव लीडरशिप है और इसलिए इस प्रकार की पॉलिटिक्स हमारे यहाँ होती नहीं कि हार का जिम्मा हम ले लें। हम सब ने मिलकर काम किया है, जीतते तो हम सब जीतते, हारे हैं तो हम सब हारे हैं, इसलिए जिम्मेदारी किसी की नहीं है, जिम्मेदारी हम सब की। चूँकि मैं प्रभारी हूँ तो मेरी ज़्यादा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसलिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं इस्तीफा दे देता हूँ। साधारणतः ये नोटंकी लगती है, क्योंकि हमारी कलेक्टिव लीडरशिप है, सबने काम किया, सबने मेहनत से काम किया, लगन से काम किया, और जो भी प्लान बनाया हमने बैठ के प्लान बनाया है, और इसलिए हम सबकी ही जवाबदारी है वो। कैलाश भाई, मैं उसको बहुत ज़्यादा ऐसा इमोशनली नहीं लेता हूँ, इसको खिलाड़ी भावना से लेता हूँ। चलिए, खिलाड़ी भावना से लेते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आने वाले भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए, जो भी आपको टास्क दिया जाए। आप अच्छे टास्क मास्टर हैं, लेकिन ये बार चुनाव आपके साथ नहीं गया। हमारी शुभकामनाएं आपके राजनीतिक भविष्य के लिए। और भारतीय जनता पार्टी में, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा कि हम इस्तीफे की ड्रामेबाजी राजनीति नहीं करते हैं, तो किसी के सर पर ठीकरा नहीं फूटने वाला। कैलाश विजयवर्गीय अपना काम करते रहेंगे, दिलीप घोष अपना काम करते रहेंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष, कहीं भी किसी के ऊपर ये ठीकरा नहीं फूटेगा, क्योंकि कलेक्टिव लीडरशिप में ये चुनाव हारा है। अगर कलेक्टिव है तो फिर इस्तीफे भी सबके होने चाहिए, जो कि आसान नहीं है इतना बड़ा फैसला लेना। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी जय श्री राम के नारे के साथ हिंदुत्व का एजेंडा लेकर उतरी थी। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ थी, मुस्लिम तुष्टीकरण पर ममता को घेरना और बंगाल के हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग।
नेताजी की जयंती पर ममता का जय श्री राम के नारे पर यूं बिफरने को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। बीजेपी के नेता सवाल पूछने लगे कि दीदी को जय श्री राम से ऐतराज क्यों है। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। यही वो वक्त था जब ऐसा लगा कि ममता बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक में घिर गई हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी यही दांव चलकर उन्हें घेरती रही। कभी दुर्गा पूजा पर मूर्ति विसर्जन के बहाने तो कभी मौलानाओं को वजीफा देने को लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप ममता पर लगते रहे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से ये बात साबित भी हुई कि बंगाल की जनता बीजेपी पर भरोसा कर रही है। बंगाल में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होता तो शायद ममता आज किनारे लग चुकी होती, लेकिन दीदी को पता था कि उन्हें क्या करना है। नंदीग्राम में अपने प्रचार की शुरुआत के पहले ही दिन ममता ने अपना पहला तीर तरकश से निकालकर बीजेपी पर चला दिया। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री सदा नमोस्तुते मागो सकलेर कल्याण करो। तब शायद बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा कि दीदी उनकी पिच पर आकर बैटिंग करने लगेंगी, लेकिन ममता की स्ट्रेटजी साफ थी, जैसा विरोधी वैसे ही हथियार। भूल गलत हिंदू का अपमान कर रहा है, गलत चंडी पाठ किया। कैसे गलत चंडी पाठ का? मैं ब्राह्मण बाड़ी का संतान हूँ, गलत चंडी पाठ किया। हिंदू लोग का अपमान करता है। ये तो बस शुरुआत थी। दीदी के तरकश में कई और तीर थे। वो मंदिर मंदिर गईं। चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताया। यही नहीं, जो कभी नहीं हुआ वो भी हो गया। दीदी अपने गोत्र के साथ जनता के सामने आ गई। আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्ष छविवादी नेता हैं। ममता की इस बदली रणनीति को कई राजनीतिक विश्लेषक भी समझ नहीं पाए। सबको ये लग रहा था कि ममता हार के डर से अब बीजेपी के बिछाए जाल में फंस गई हैं, लेकिन ममता जानती थी वो क्या कर रही हैं। बंगाल की मिट्टी की समझ भला उनसे बेहतर किसी और को कैसे हो सकती है। इसी जमीन पर संघर्ष करके लोगों के बीच रहकर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। दरअसल बीजेपी के हिंदुत्व के आगे ममता ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड चल दिया, जिससे हिंदू वोटर्स बिखरने न पाए। एक तरफ चंडी पाठ कर दीदी ने हिंदू वोटर्स को साधा, तो दूसरी तरफ कलमा पढ़कर अल्पसंख्यक वोटर्स को भी अपने साथ रखने में कामयाबी हासिल की। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। दुआ करो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नंदीग्राम के चुनाव में बीजेपी ने जरूर ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए उन्हें घेरा और कुछ हद तक शुभेंदु के दांव काम भी किए। এখন বলছে বাংলার মেয়ে, শুনে রাখুন মাননীয়া, আপনি বাংলার মেয়ে বলে আপনাকে কেউ স্বীকার করে না। আপনি হলেন অনুপ্রবেশকারীদের ফুফু আর রোহিঙ্গাদের খালা। শুনে রাখুন আপনি। ममता के लिए चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। पूरे चुनाव वो कहती रही कि खेला होबे, लेकिन बीजेपी दीदी के खेल को समझ नहीं पाई। दीदी ने 30% मुस्लिम वोटरों का दिल जीतने में तो कामयाबी हासिल की ही, 70% हिंदू वोटों में भी बीजेपी उतनी सेंध नहीं लगा पाई जिससे वो ममता के अजय किले को भेद पाती। दीदी की रणनीति से बीजेपी का खेला हो गया। बंगाल पर ममता का जादू फिर चल गया। इस बीच में एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही है इस वक्त सीधे कोलकाता से।
राज्यपाल पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़ साहब है, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके जानकारी दी है कि कल शाम 7 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे मिलने का समय मांगा है। तो कल शाम 7 बजे ममता बनर्जी की मुलाकात राज्यपाल जगदीप धनखड़ से होगी और उसके बाद वो नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। राजभवन की तरफ से औपचारिक तौर पर यह जानकारी अब दे दी गई है। तो ममता बनर्जी 1984 से ही चुनाव लड़ रही हैं। कभी सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज कम्युनिस्ट नेता को हराकर जायंट किलर बनी, तो कभी किसी मामूली से उम्मीदवार से वो चुनाव हार गई, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ा। आज बंगाल ममता के नाम हो गया, लेकिन नंदीग्राम में अभी कसक बाकी है क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, जहां से उन्होंने विधानसभा का ये चुनाव लड़ा था। उनके पुराने शागिर्द रहे शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन टीएमसी ने उस पर आपत्ति जताई है। हालांकि ममता दीदी ने बड़ी शालीनता के साथ अपनी हार को मान भी लिया था। बंगाल में सपना टूटने से बीजेपी को बेचैनी थी। अब ममता की हार से थोड़ा सा ऑक्सीजन, हार की जो बात चल रही है उससे थोड़ा सा ऑक्सीजन बीजेपी को जरूर मिला है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट करके पूछा कि क्या इस हार के बाद ममता को मुख्यमंत्री बनने का नैतिक अधिकार है। अब राजनीति में नैतिकता की बात शोभा नहीं देती है, क्योंकि जो लोग 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, क्या वो भी अपनी हार पर इस्तीफा देंगे। खैर, इतना तो जरूर है कि ममता की जीत का स्वाद नंदीग्राम के इस फंसे हुए चुनाव ने थोड़ा सा कसैला जरूर कर दिया है। যদি আপনারা মনে করেন আমার দাঁড়ানো উচিত না, আমার কালকে নমিনেশন আছে, আজকে বলে দিন আমি চলে যাব, আমি তাহলে দাঁড়াবো না, আমার দরকার নেই। इश्क से ज्यादा कहीं आग का दरिया तो सियासत है। इसमें भी आपको डूब कर जाना है, लेकिन जो डूबने का दम दिखाते हैं वो ही सत्ता के नाव को पार लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में सबसे दहकती सीट बन गया था नंदीग्राम, जहां से पिछली बार ममता के सबसे करीबी लेफ्टिनेंट शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव जीता था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में चले गए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरीके से 42 में से 18 सीटें जीत ली थीं, उससे बीजेपी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा। ममता सरकार में मंत्री होने के बावजूद शुभेंदु को लग रहा था कि दीदी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ज्यादा भाव दे रही हैं, तो उन्होंने मौके की तलाश शुरू की। बीजेपी ने मौका दे दिया। जब गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु बीजेपी में शामिल हुए, तो इसे ऐन चुनाव से पहले ममता के लिए बहुत बड़ा झटका माना गया। आप इतने साल ममता जी के साथ रहे, उनके राइट हैंड रहे, अब उन्हीं के खिलाफ चुनाव एक तरीके से है। ये आपके लिए कितना बड़ा प्रेस्टीज का इशू है नंदीग्राम का चुनाव? कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है, वो बाहरी आदमी है, हारेगा। नंदीग्राम महज एक सीट नहीं रहा, बल्कि बंगाल चुनाव का असली मरकज बन गया। उस सीट समेत पूरे इलाके में शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार के नाम का सिक्का चलता था, लेकिन राजनीति में कब सिक्का रेजगारी बन जाए कोई नहीं जानता। जिस ममता के दम पर पूरे इलाके में अधिकारी परिवार का दबदबा था, उसी ममता को जब शुभेंदु ने चुनौती दी तो दीदी भड़क गईं। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं वाली तर्ज पर उन्होंने शुभेंदु को सबक सिखाने की ठान ली और उसका पहला कदम इस ऐलान से उठा। अब दीदी, हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। इस बयान और ऐलान ने ममता की राजनीति को नई परिभाषा दे दी। लोगों में ये पैगाम गया कि ममता कभी दबकर राजनीति नहीं करती, वो सीधी टक्कर लेने में यकीन करती हैं। उनकी राजनीति में बीच का कोई रास्ता नहीं होता, वो आर पार में विश्वास करती हैं। साथ ही पूरे बंगाल में ये संदेश गया कि ममता का आधार इतना बड़ा है कि कोई क्षत्रप उसको छोटा नहीं कर सकता। बंगाल के लोग इसको समझ रहे थे, लेकिन दीदी की शागिर्दी में राजनीति करने वाले शुभेंदु दादा समझे नहीं। 8 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন।
शुभेंदु अगर नंदीग्राम में अपनी जीत पक्की मानकर चल रहे थे तो इसके पीछे भी कई कारण थे। एक तो अपने खानदानी प्रभाव के कारण शुभेंदु को लगता था कि उनको कौन हरा पाएगा। दूसरा कारण बीजेपी में उनका अचानक बढ़ा कद था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री शाह तक के वो चहेते बन गए। तीसरा कारण इस सीट से पिछली बार मिली उनकी शानदार जीत थी। और चौथा कारण नंदीग्राम आंदोलन की वो विरासत थी जिसकी नेता अगर ममता बनर्जी थीं तो आंदोलन का योद्धा शुभेंदु अधिकारी। ममता ने नंदीग्राम को अपने अस्तित्व का संग्राम बनाकर शुभेंदु को सियासी चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश की। ममता की इस रणनीति का असर सिर्फ एक सीट तक सिमटा हुआ नहीं था, बल्कि पूरे मिदनापुर में वो ये संदेश दे रही थीं कि असली नेता तो वही हैं। शुभेंदु तो उनके नाम पर अपना नाम चमका रहे थे, लेकिन ममता की हार पर स्कूटर के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पहले ही चुटकी ले चुके थे। अब दीदी, हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। नंदीग्राम से ममता की रणभेरी उनके खास मुस्लिम वोटरों को रिझाने में भी एक अहम पत्ता बना तो ममता के जुझारू तेवर की नई सरजमी भी। 15 साल पहले तक नंदीग्राम लेफ्ट का सबसे मजबूत गढ़ होता था, लेकिन 2007 में जब लेफ्ट सरकार ने सलीम ग्रुप केमिकल हब बनाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की मंजूरी दी तो किसान विरोध करने लगे। किसानों के विरोध को सियासी काउंटर पर ममता ने भुना लिया। उस विरोध और आंदोलन ने ममता को 2009 के लोकसभा चुनाव में भरपूर फायदा पहुंचाया और आखिरकार 2011 में प्रदेश की ताजपोशी करवा दी। उस नंदीग्राम सीट पर मुस्लिम वोटों का दबदबा देखकर वहां 1996 के बाद से मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतते रहे। 20 साल बाद ममता की पार्टी से शुभेंदु पिछले चुनाव में यहां से जीते थे और इस बार 2000 वोट के भीतर ही सही, लेकिन उनकी जीत इतिहास में रिकॉर्ड होगी क्योंकि दादा ने दीदी को हरा दिया। तो नंदीग्राम को लेकर चीजें अभी भी साफ नहीं है, क्या होगा उस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच बंगाल में एक तरफ बीजेपी की पूरी फौज लगातार मिलकर ममता के खिलाफ कैंपेन कर रही थी, तो दूसरी तरफ अकेली ममता बनर्जी दिखाई दे रही थी। लेकिन अकेली ममता ने बीजेपी को जिस तरीके से शिकस्त दी, उसमें बीजेपी के लिए कई संदेश छिपे थे और हम इस रिपोर्ट में आपको बीजेपी की वो तमाम चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आपको ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी हारी तो क्यों हारी और कैसे आज सुबह सुबह शुरुआती रुझान में अपनी हार को मानने को लेकर बीजेपी तैयार तक नहीं दिख रही थी। बीजेपी को इस बात का इतना भरोसा था कि वो चुनाव जीत जाएगी, वो हर उस चीज को झुटलाती रही जो उनको हारता हुआ बता रही थी। सम्माननीय आदरणीय दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, सोनार बांग्ला का फिर से निर्माण करना है। 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। ये बार 200 पार 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बंगाल के जिस रण में बीजेपी 200 प्लस का दावा कर रही थी और बांग्ला मानुष को सोनार बांग्ला के सपने दिखा रही थी, वहां बीजेपी के सारे दावे ध्वस्त हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम। सैकड़ों रैलियां, तमाम रोड शो और बड़े बड़े दावे सब फ्लॉप हो गए। जोर से छाप, टीएमसी साथ। अपनी जावे बीजेपी का सरकार आएगा। उन्हें पैर में चोट लगी है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ चोट नहीं लगी है, उनकी सुरक्षा में कमी थी। भारत माता की। और मैं आज यहाँ बांकुड़ा में बोलकर जाता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों की भूमि है। मैं आपको कहकर जाता हूँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 200 प्लस तो दूर की कौड़ी दिखी, 100 सीटों पर जीत हासिल करना भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई। और जितनी सीटें हासिल हुई, बीजेपी अब उसी को अपनी कामयाबी बता रही है। हमने तो गेन नहीं किया है, हम 3 से चले थे, आज 3 से 100 तक आ रहे हैं। बताइए कहीं किसी प्रदेश में कभी कोई उदाहरण हो जहाँ पर 3 से 100 तक पहुंची हो कोई पार्टी?
बंगाल में अगर हम पहुंचे तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी। आज जब चुनाव नतीजों के रुझान आने शुरू हुए तो कुछ ही देर में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बढ़त बनानी शुरू कर दी और बीजेपी पिछड़ती नजर आई। लेकिन बंगाल में बीजेपी के कर्ता धर्ता अपनी हार मानने को तैयार नहीं दिख रहे थे। सवाल यह है कि इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। कई चरणों की गिनती के बाद रुझानों में बीजेपी की हार साफ दिखने लगी थी। तो एबीपी न्यूज ने बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से पूछा कि क्या वो हार की जिम्मेदारी लेंगे। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर बीजेपी चुनाव हारी तो कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, दिलीप घोष होंगे या कौन होगा? नहीं, ऐसा है, फिर आपको मैं कह रहा हूँ कि मैं पलायनवादी नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ गेन किया है, वो बात दूसरी है कि सरकार नहीं बना पा रहे हैं अभी, ऐसा लग रहा है प्रारंभिक तौर पे, पर हम सरकार बना भी सकते हैं। और हम 3 से चले थे 100 पे आ गए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी। हमारे पास होने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हमने तो पाया ही पाया है। यदि हम सरकार बनाते हैं तो भी पाया है, यदि हम 100 से ऊपर जाते हैं तो भी हमने पाया है, इसलिए हमने खोया क्या है यहाँ पर। ये सच है कि बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 3 सीटें हासिल की थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। 2019 के नतीजों को विधानसभा सीटों के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 121 विधानसभा सीटों पर बढ़त थी। आज जो नतीजे आए उसके मुताबिक बीजेपी को 2019 की तुलना में नुकसान हुआ। हालांकि बीजेपी की कोशिश ये है कि वो इस हार को जीत के तौर पर दिखाए। ममता बनर्जी की जीत हो गई, लेकिन उससे भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की है कि जिस राज्य में हम कहीं हमारी उपस्थिति नहीं थी और पहले 35 वर्ष वहाँ वामपंथियों का राज, उससे लंबे अवधि तक कांग्रेसियों का राज, पिछले 10 वर्ष से ममता जी का राज, और एक फिर से एक राष्ट्रीय पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ जो दिख रहा है, मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल में भी एक नए माहौल में एक नए परिवर्तन की दिशा दिख रही है। ये सच है कि बीजेपी के पास इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी जिस तरह मैदान में ताल ठोंक रही थी और सारी चुनावी ताकत झोंक दी थी, वो काम नहीं आया। जय श्री राम। सारे समीकरण, सारे गुणागणित फ्लॉप साबित हुए। অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। বাদ বাকি আমি আবার পরে বলছি। किसी भी चुनाव में हार के बाद नैतिक रूप से इस्तीफे का दबाव आम बात है। ऐसे में सवाल यह है कि बंगाल में बीजेपी की हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष जिम्मेदारी लेना तो दूर, इसी बात पर खुश होते हुए नजर आए कि वो 100 सीट के आसपास हैं। राहुल गांधी ने चुनाव हारने पर इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने एक राजनीति में एक चेहरा स्थापित करने की कोशिश की कि मैं लीडर हूं, मैं फेल हो गया। अगर यही बात आपकी पार्टी पे होती है दिलीप दा, तो आप इस्तीफा देंगे अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश के, कि नहीं देंगे? देखिए, वो तो 28 बार चुनाव हारे हैं, कितने बार रिजाइन किए। रिजाइन करना कोई सैनिक के लिए शोभा नहीं देता है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप 100 का आंकड़ा पार करेंगे कि नहीं करेंगे? 200 पार तो मैं बिल्कुल करेंगे। नहीं, बिल्कुल करेंगे, आप देख लीजिए। और 100 तो पार कर जाएंगे। हम जो लक्ष्य रखे थे सरकार बनाने के, उसी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल के चुनावी नतीजों पर बीजेपी अब भले ही कुछ कहे, कोई भी तर्क दे, लेकिन सच तो ये है कि बंगाल में बीजेपी की हार की कई वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, ममता के मुकाबले कोई बड़ा चेहरा नहीं। दूसरी वजह, बंगाल में संगठन ज्यादा मजबूत नहीं। तीसरी वजह, टीएमसी से आए लोगों को टिकट। चौथी वजह, विकास के बदले ध्रुवीकरण पर जोर। पांचवी वजह, निजी हमले की रणनीति नाकाम रही। छठी वजह, कोरोना से लड़ने में कामयाबी नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी के नेताओं ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा,
बल्कि यहां तो टीएमसी ए और टीएमसी बी की लड़ाई थी। एक तरफ टीएमसी के नेता थे और दूसरी तरफ वो नेता थे जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए और चुनाव लड़े। बंगाल के नतीजों में बीजेपी के लिए कई संदेश भी हैं। मसलन जब भी किसी राज्य में मुकाबला क्षत्रप से होता है, बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होती। बंगाल में बीजेपी ने करीब 132 नेताओं को प्रचार में उतारा, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो आम आदमी से कनेक्ट कर पाने में कामयाब होता। भारत माता की पीएम मोदी ने जहां जहां रैलियां की, उन सीटों में भी कई सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी को अब इस बात पर एक तरीके से मंथन करना पड़ेगा। यानी अगर आप देखें तो बिहार उनका आया, लेकिन जाते जाते आया। दिल्ली तो बिल्कुल पूरी तरह से चला गया। झारखंड आप देखें तो चला गया। महाराष्ट्र आया पर चला गया। मध्य प्रदेश चला गया था पर लौट आया। राजस्थान आप देखिए कि चला गया। तो अगर आप देखें उनको, हरियाणा किसी तरीके से बन गया, पर अगर आप देखें तो बीजेपी को जब ये कहा जाता था कि इनको हराना मुश्किल है, उसके बाद से अगर आप पिछले कुछ चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। बीजेपी जाहिर है 2024 के लिए बीजेपी को इस चुनाव से सबक लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगी। हम वो परिवर्तन लेके रहेंगे। आप अभी भी रात को करीब 9 बजे का वक्त हो रहा है, अभी भी ये नहीं कह सकते कि पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म हो गया है, क्योंकि चुनाव की तस्वीर भले ही साफ हो गई हो, टीएमसी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई हो, सत्ता में ममता बनर्जी तिबारा लौटती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन सबसे प्रेस्टीजियस सीट नंदीग्राम का चुनाव फंसा हुआ है।